बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके टीचर गुलज़ेब अब्बास और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारे चैनल के ऊपर जो पिछले हमने लेक्चर्स अपलोड किए हैं उनको ज़रूर देखा होगा। उससे तो आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है और इसके जो केसेस हैं, ये मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, ये हम इंशाल्लाह ज़रूर आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी हमारे आज के लेक्चर की तरफ। आप लोग अपने पास अपने इसको राइट करने के लिए, नोट करने के लिए अपनी चीज़ें रख लें और साथ साथ नोट करना स्टार्ट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल पसंद आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। डिफाइन इसको किया जाता है, डेफिनेशन जहाँ पे मैंने लिखी हुई है ऑलरेडी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया। किसी एरिया जो आपने स्पेसिफाई किया है उसके अंदर से कितने फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे अगर आप इस डायग्राम को देखें तो हमारे पास एक ये हमने सरफेस लिए एरिया का और एक यहाँ पे हमने एरिया लिया है। इसके अंदर से 1 2 3 4 फील्ड लाइंस जो है वो पास आउट हो रही हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू है 4। लेकिन जब हम यहाँ पे आ जाते हैं इस वाले हिस्से में तो इस पे 2 फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इसका जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या है, 2। तो जितने फील्ड लाइंस किसी एक स्पेसिफाइड एरिया के अंदर से सर्टेन एरिया में से पास आउट हो रहे होंगे उसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन करते हैं, इसकी जो डेफिनेशन बनती है, द डॉट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द वेक्टर एरिया। तो डेफिनेशन बनेगी द डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द वेक्टर एरिया ए। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इसको कहा जाता है E और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और दूसरी टर्म है हमारे पास वेक्टर एरिया ए। तो ये आज हम डिफाइन करेंगे, इसको देखेंगे कि ये क्या होता है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम फार्मूला लिखना चाहें तो वो हमारे पास ये बनेगा, दैट इज ये फॉर्म बनेगी इसकी, फाई दैट इज इक्वल टू E डॉट A इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द वेक्टर एरिया A। तो डॉट खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है स्टार्ट में मैंने लिखा हुआ है कि ये फाई ग्रीक लेटर से डिनोट होता है। अब इसका यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्योंकि इंटेंसिटी का यूनिट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट हमारे पास न्यूटन पर कूलम था। तो एरिया जो है उसका मीटर स्क्वायर यूनिट, तो हमारे पास बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब मैंने आपको बताया कि वेक्टर एरिया हम यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज एन एरिया whose magnitude is equal to the surface area and its direction is normal to this area। मतलब ये हुआ कि इसका जो वैल्यू है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा टू द सरफेस एरिया, जो हमने सरफेस ली हुई है उसके एरिया के इक्वलेंट। लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी, नॉर्मल होगी टू द सरफेस। जैसे सपोज करें कि मेरे पास ये सरफेस है, ये अगर सरफेस है हमारे पास, तो इसके ऊपर मैं वेक्टर एरिया बनाना चाहूँगा तो उसकी डायरेक्शन बनेगी ये परपेंडिकुलर, ठीक है। और अगर मैंने इस सरफेस को ऐसे प्लेस किया हुआ है तो ये सरफेस एरिया हमारे पास बन रहा है, तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी ये। तो मतलब ये हुआ कि हमेशा वेक्टर एरिया सरफेस के ऊपर क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, नॉर्मल बनेगा। अब आ जाते हैं, हमने डिस्कस करने हैं इसके दो केसेस, जो फ्लक्स है कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होता है और फिर हम देखेंगे कि मिनिमम फ्लक्स जो है वो कब होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये डायग्राम में अगर आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर सरफेस हमने क्या कर दी, परपेंडिकुलर प्लेस की है, ठीक है। द सरफेस इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन इंटेंसिटी। सरफेस इज प्लेस्ड perpendicular to intensity, यानी इस E के ऊपर परपेंडिकुलर सरफेस हमने रखी। जैसे अगर आप ये मार्कर जो है, इसका ये जो पॉइंटर है, इसको हम कंसीडर कर लें कि ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस है
तो यहाँ पे जरा देखिएगा, ये हमने इसके ऊपर सरफेस रख दी, ये सरफेस इसके ऊपर क्या आ रही है, परपेंडिकुलर फॉर्म में। अब होगा क्या कि अभी हमने बात की कि सरफेस के ऊपर जो वेक्टर एरिया बनता है वो ये बनता है, ठीक है। तो आप जरा डायग्राम में देखें तो हमारे पास ये फील्ड लाइन है, ठीक है, और उसके साथ ये वेक्टर एरिया बन रहा है। सो हमने फार्मूला पढ़ा है फ्लक्स का, दैट इज इक्वल टू E डॉट A, या हमने उसे लिखा EA cos थीटा। अब हमारे इस केस में जो एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है 0 बिटवीन E and A। सो cos 0 हमें रिजल्ट देता है 1, E डॉट A, अब हम इसे लिखेंगे EA इंटू cos ऑफ 0, जो कि बनेगा E इंटू A, cos 0 रिजल्ट देता है 1, तो ये हमारे पास आ गया। इस फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा E इंटू A, तो ये बन गया हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स। नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं कि अगर हम सरफेस को पैरेलल रखें टू द फील्ड लाइंस या इंटेंसिटी, तो यहाँ पे देखिएगा ये सरफेस हमने रखी है पैरेलल और एंगल बना रहा है इसके ऊपर, जो वेक्टर एरिया है वो आएगा सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर। तो बेसिकली इस केस में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया आपस में परपेंडिकुलर है। तो इस केस में हम देख लेते हैं द सरफेस is placed parallel. In that case हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो आ रहा है 90 डिग्री between E and A, कि जो हमारे पास इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया है उनके अक्रॉस जो उनके दरमियान एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री। तो हमारे पास फ्लक्स इस केस में आएगा, flux will be equal to E, that is equal to EA cos of 90 degree, ठीक है, क्योंकि यहाँ का एंगल 90 बन रहा है तो cos 90 होता है 0, तो ये 0 into something, तो it will always be a 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो ये केस बनेगा हमारे पास मिनिमम फ्लक्स का। अब यहाँ पे जो बात आप लोगों ने ज़हन नशीन करनी है, जिस बात को आपने सोचना है वो ये है कि जब सरफेस परपेंडिकुलर होगी तो उसका वेक्टर एरिया पैरेलल बनेगा। जैसे इस डायग्राम में आप देखें, सरफेस हमने परपेंडिकुलर प्लेस की लेकिन उसका वेक्टर एरिया जो है वो क्या आ रहा है, पैरेलल। जब हमने सरफेस को पैरेलल रखा तो वेक्टर एरिया आ रहा है हमारे पास परपेंडिकुलर। आमतौर पे ये क्वेश्चन आता है कि फ्लक्स हमारे पास क्या होगा जब सरफेस कैसे रखी जाएगी, तो आपने इस बात को अपने माइंड में रखना है कि जब सरफेस परपेंडिकुलर होगी तो वेक्टर एरिया बनेगा पैरेलल, और जब सरफेस पैरेलल होगी तो वेक्टर एरिया बनेगा परपेंडिकुलर टू द इंटेंसिटी। तो ये केसेस हमने डिस्कस कर लिए। अब अगर हम इसको ले लें कि हम ना सरफेस को परपेंडिकुलर रखते हैं ना ही हम उसको क्या करते हैं पैरेलल, तो हमारे पास इस केस में होगा क्या। अब सपोज करें कि हमारे पास ये सरफेस आ गई, ये सरफेस हमने क्या कर दी, प्लेस कर दी, ठीक है। ये हम ले लेते हैं कि ये सरफेस है हमारे पास एक सर्टेन एंगल पे। अब इस सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, ये आ गया आपके पास। इस केस में होगा क्या कि ये फील्ड लाइन है आपकी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन ये सरफेस के ऊपर अगर हम उसे ड्रा करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। अब यहाँ पे होगा क्या कि वेक्टर एरिया सारा का सारा इन्वॉल्व नहीं होगा, बल्कि उसकी सिर्फ क्या होगी, प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन हमारे इस केस में बनेगी A cos थीटा, A cos थीटा, ये अगर हम कंसीडर कर लें A cos थीटा बनेगी हमारे पास प्रोजेक्शन वेक्टर एरिया के लिए। तो इस केस में हमारे पास जो फ्लक्स है वो आ जाएगा आपके पास E डॉट A की बजाय आपके आ जाएगा E इंटू A cos थीटा। मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस केस के अंदर जब सरफेस ना परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है तो वैल्यू टोटली डिपेंड करती है कि वो सरफेस का जो वेक्टर एरिया है वो एंगल इंटेंसिटी के साथ कितना बना रहा है। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू ले लें, कंसीडर करते हैं कि इसकी 30 है तो फ्लक्स वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा, 45 लेंगे तो डिफरेंट
इकट्ठा हो जाएगा। इसी तरह इस केस में स्पेसिफाइड डिपेंड करेगा टोटली कि आपका जो एंगल है वो कितना है। बाकी केसेस के अंदर भी एंगल पे डिपेंड किया है। अगर 90 डिग्री है तो रिजल्ट हमारे पास 0 है, अगर एंगल 0 है तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, मैक्सिमम आ गया। तो ये था कि आज का हमारा लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।